हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आइए हम लोग सॉइल इरोजन की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जहां तक क्लासेस हुई थी उसके आगे नई क्लासेस हम लोग आज से ऐड करेंगे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये थी कि हमने गली इरोजन तक पढ़ा था। और आपको इरोजन के बारे में एक बात मैं बता दूं कि जो सॉइल इरोजन होता है, गली इरोजन तक इरोजन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जैसे शीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन, रवाइन इरोजन, स्प्लैश इरोजन। ये एक इरोजन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो वाटर के द्वारा हैपनिंग जिसकी हो रही है। ठीक है, वाटर और विंड दो प्रकार से इरोजन आपके होते हैं। लेकिन कुछ और भी तरीके से इरोजन्स को डिफाइन किया गया है। ठीक है, और भी तरीके का मतलब कि इरोजन की तरह तरह की डेफिनेशंस बनाई गई हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को रखकर। और तरह तरह से उस इरोजन की मात्रा को एस्टिमेट करने के भी तरह तरह के मेथड बनाए गए हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि और कितने प्रकार के ऐसे इरोजन हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। दूसरे नंबर पे कि इरोजन की एस्टिमेशन या इरोजन की मात्रा या मिट्टी उखड़ कर एक जगह से दूसरी जगह तक जो जा रही है उसका वॉल्यूम, उसका वेट, या वो मिट्टी को हम उसकी कितनी गहराई एक जगह से कट के दूसरी जगह तक चली गई, तो हमको यहाँ पर उसके एस्टिमेशंस भी करने हैं। तो एस्टिमेशन जो हमारा है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो एस्टिमेशन हमारा नेक्स्ट चरण होगा, लेकिन उसके पहले जो और प्रकार के इरोजन्स हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उस चर्चा में उनके कीवर्ड्स पकड़ने की कोशिश करेंगे कि हम ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से उन इरोजन को कैसे कवर करके रख सकते हैं। ठीक है, और उसमें आपको कीवर्ड पकड़ना है। कीवर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इज रन अराउंड द कीवर्ड। कीवर्ड बहुत जरूरी है उसका। तो कैसे क्वेश्चन बनना है जो आपको उस तक लेके जाएगा, उस इरोजन के डेफिनेशन तक लेके जाता है। तो आइए देखिए, इसमें कुछ मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं और जैसे इसको मैं रब करूंगा, मिटाऊंगा, नेक्स्ट इरोजन लिखते हैं वो भी इसके बाद लिखता जाऊंगा, बताता जाऊंगा आपको। तो आइए देखा जाए। तो यहाँ पर पहला क्या है, स्टीम बैंक इरोजन। अब स्टीम बैंक, ठीक है, स्ट्रीम है। स्ट्रीम का मतलब धारा होती है। जहां पर किसी जगह पर नदी का अगर किनारा मौजूद है, स्ट्रीम है या कोई धारा है, नदी है, नहर है, उसका किनारा मौजूद है। अक्सर आपने देखा होगा कि नहर या नदी कहीं पर टर्न कर रही, जिस जगह पर टर्न कर रही होती है तो वो अपने टर्निंग के आउटर रेडियस पर मौजूद जो मिट्टी होती है उसको काटने लगती है। तो इसके किनारों पर, धारा के किनारों पर होने वाला इरोजन जो धारा की वजह से होता है, रिमूवल स्ट्रीम बैंक सॉइल। ठीक है, धारा के किनारों पर मौजूद मिट्टी को कर रिमूवल हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रीम बैंक इरोजन कहलाता है। ठीक, फिर सेकंड आते हैं ग्लेशियर इरोजन। ग्लेशियर इरोजन कहाँ देखने को मिलेगा? वैसे आप बताइए कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो गंगोत्री ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े एक जगह से दूसरी जगह तक स्लाइड करते हैं। जब वो स्लाइड करते हैं तो अपने नीचे की मिट्टी को, या ये कहें कि अपने नीचे की चट्टानों पर भी, चट्टान भी क्या है, एक प्रकार की सॉलिड मिट्टी ही तो है, क्योंकि चट्टान कटते कटते एक दिन क्या होती है, मिट्टी बन जाती है। ठीक है, वैसे सब कुछ मिट्टी बन जाता है, हमारा शरीर भी, लेकिन चट्टान एक दिन घिसते घिसते क्या होती है, मिट्टी बन जाती है। तो हर चट्टान क्या है, धीरे धीरे डिप्लीट कर रही है, धीरे धीरे कम कर रही है। और आज की मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्लास में बताया था कि हिमालय जो है वो न्यूली फोल्डेड माउंटेन है आपके राजस्थान के पास, और उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न इलाके में अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली माउंटेन रेंज है, जो कि एक पुराना प्री कैम्ब्रियन युग का या पुराने समय का पर्वत है, जो पहले कभी हिमालय से भी ऊंचा रहा होगा, जो घिसते घिसते छोटा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लेशियर इरोजन जो है ये आपका किसकी वजह से होता है, ग्राइंडिंग एंड रबिंग ऑफ ग्लेशियर। ठीक है, ये ग्लेशियर्स के ग्राइंडिंग और रबिंग एक्शन की वजह से होता है। ग्राइंडिंग का मतलब घिसना, रबिंग का मतलब भी क्या होता है, घिसना। दोनों ही अलग प्रकार के घिसना है। ग्राइंडिंग का मतलब किसी चीज को ऐसे घिसना कि उसका साइज भी कम हो रहा हो, और रबिंग का मतलब किसी चीज के ऊपर उस चीज को रगड़ना, तो उसका साइज धीरे धीरे कम हो रहा हो। तो ग्राइंडिंग और रबिंग एक्शन जो ग्लेशियर का होता है उसके कारण से क्या पैदा होता है, ग्लेशियर इरोजन पैदा होता है। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा कि ग्राइंडिंग एंड रबिंग एक्शन ऑफ ग्लेशियर कॉजेज द ग्लेशियर इरोजन। इट्स ए वेरी सिंपल एंड लॉजिकल एंड स्ट्रेट लाइन। तो सीधा सीधा यहाँ पे आपको इसका जवाब मिल जाएगा ग्लेशियर इरोजन का। अब आते हैं इसके आगे, अगले प्रकार का इरोजन। देखिए उसमें
शायद थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ी होगी आपकी और ज्यादा। थैंक यू, बहुत अच्छा। तो जो ग्लेशियल, अगला है आपका स्नो इरोजन। स्नो का मतलब बर्फ होता है, ये आपको मालूम है, और इस पर बहुत ज्यादा टाइम इन इरोजन पे ना खर्च करिए क्योंकि ये शब्दों से भी क्लियर हो जाएंगे। स्नो इरोजन का मतलब स्लो एंड क्रीपिंग मूवमेंट ऑफ द स्नो, बर्फ के धीरे और घिसाव वाले या क्रीप बिहेवियर के कारण यहाँ पर जो इरोजन पैदा होता है वो स्नो इरोजन कहलाता है। ऑर्गेनिक इरोजन पे आते हैं। ऑर्गेनिक इरोजन मतलब जो ऑर्गेनिक चीजों के द्वारा हो। तो ऑर्गेनिक इरोजन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट बनता है। ये है फाइटोजेनिक और दूसरा है जूजेनिक। फाइटोजेनिक में क्या है, फाइटो वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब प्लांट के द्वारा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाय प्लांट रूट सिस्टम। तो अगर कभी भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि द इरोजन कॉज्ड बाय द प्लांट रूट सिस्टम, मतलब प्लांट को एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह तक लेके जाएंगे तो मिट्टी भी साथ में लेके चला जाएगा, या प्लांट को एक बार डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको अपनी जगह से हटाएंगे तो कुछ सॉइल भी अपनी उसकी रूट्स में चली जाएगी। तो प्लांट रूट सिस्टम के कारण जो इरोजन होगा वो कौन सा कहलाएगा, फाइटोजेनिक इरोजन। उसी तरह एनिमल मूवमेंट के कारण जानवर अगर किसी जगह पर घूम के चले जाते हैं तो वहां की मिट्टी को अपने पैरों में चिपका कर दूसरी जगह लेके चले जाते हैं। तो एनिमल मूवमेंट के कारण कौन सा होगा, जूजेनिक इरोजन। ठीक है, मतलब इसमें जू वर्ड लगा है ना, जूलॉजी है ना, जू मतलब जूलॉजी, जू मतलब जहां पर जानवर मिलते हैं, जूजेनिक का मतलब भी जानवरों द्वारा पैदा होता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, बाय एनिमल मूवमेंट इज कॉल्ड जूजेनिक इरोजन। तो आप इसको पॉइंट बनाकर लिखिएगा सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताई है। बाय एनिमल मूवमेंट द इरोजन इज कॉल्ड जूजेनिक इरोजन। बाय प्लांट रूट सिस्टम द इरोजन इज कॉल्ड फाइटोजेनिक इरोजन। एंड ऑर्गेनिक इरोजन इंक्लूड्स फाइटोजेनिक एंड जूजेनिक इरोजन बोथ। अब आते हैं नेक्स्ट एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक में वर्ड लगा है एंथ्रो। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी इज अ साइंस व्हिच डील विद द ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट। एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन डेवलपमेंट पर बेस्ड एक साइंस है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट पढ़ते हैं। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब कि ह्यूमन द्वारा डेवलप होने वाला। अब यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, कंस्ट्रक्शन एंड टू मेनी थिंग्स, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा सॉइल का जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इसमें नहीं आते। ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब कि एग्रीकल्चर के अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, ठीक है, इसके द्वारा जो हमारा है ये हमारा क्या कहलाता है, एंथ्रोपोजेनिक इरोजन कहलाता है। तो इसमें क्या है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये आपको कहाँ मिलती है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। एक जगह पर खेती करते हैं, फिर उस जगह पर आग लगा के दूसरी जगह चले जाते हैं, वहां खेती करते हैं, फिर तीसरी जगह करते हैं, और एक जगह की फर्टिलिटी दूसरी जगह की फर्टिलिटी धीरे धीरे करके खराब होती चली जाती है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण जो सॉइल का मूवमेंट या लॉस होता है वो एंथ्रोपोजेनिक के कैटेगरी में आता है। तो यहां तक एक इरोजन की कुछ कैटेगरीज हो गई। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं अन्य प्रकार की इरोजन की कैटेगरीज में एंथ्रोपोजेनिक के आगे अगला है निकालिए जाए। नेक्स्ट इरोजन आपका है स्केल के अनुसार। स्केल का मतलब क्या होता है, मात्रा। तो स्केल के अनुसार इरोजन आपका, तो स्केल के अनुसार इरोजन की तीन कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी है माइक्रो, दूसरी है मेसो और तीसरी है मैक्रो। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो। मैक्रो का मतलब ज्यादा, मीजो का मतलब मीडियम, माइक्रो का मतलब स्मॉल। अगर स्मॉल अमाउंट में इरोजन, अब बात यह है कि डिसाइड कैसे करेंगे कि इरोजन स्मॉल अमाउंट है या लार्ज अमाउंट है या मीडियम अमाउंट है, तो उसके लिए कुछ मानक बनाए गए। उन मानकों को हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम सॉइल लॉस एस्टिमेशन मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे कि सॉइल लॉस का एस्टिमेशन कैसे करते हैं। उसमें हमारी यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, मॉडिफाइड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, रिवाइज्ड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन एंड आपके सॉइल इरोजन का एस्टिमेशन, स्प्लैश इरोजन का एस्टिमेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें वहां पर आपको पढ़ने को मिलेंगी।
यहाँ पर सिर्फ आप ये जानिए कि स्केल के अनुसार 3 कैटेगरी बनाई गई है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्केल नंबर ऑफ कैटेगरीज मेड फॉर सॉइल इरोजन, देयर आर 3 कैटेगरीज, ठीक है, दैट आर माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल हो गया, मीजो मतलब मीडियम हो गया, और मैक्रो का मतलब क्या हो गया, लार्ज या लार्ज अमाउंट। यहां पर मैक्रो इरोजन ये कहलाएगा। अब इसके बाद आते हैं अगली डेफिनेशंस पे जो बनी है अलग अलग प्रकार से, ठीक है। देखिए इन डेफिनेशंस में सबसे पहले मैं नाम लिखने वाला हूं, और नाम लिखकर हम लोगों को उनके कीवर्ड को जानना है और समझना है। पहले नंबर पे है सरफेस इरोजन, पहले नंबर पे है सरफेस इरोजन, दूसरे पे है लैमिनार, तीसरे पे है लेयर, चौथे पे है फरो, फिर पांचवें पे है पॉलीमॉर्फिक। ये 5 इरोजन देखिए कैसे आप इसको कैच करेंगे डेफिनेशन के अनुसार। सरफेस इरोजन में इसमें केवल सॉइल अगर सरफेस से रिमूव हो रही है, सॉइल इरोजन विच अकर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द सॉइल सरफेस, ठीक है, ऐसा इरोजन जो टॉप ऑफ द सॉइल सरफेस से हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका सरफेस इरोजन कहलाता है। मेन पॉइंट कहां पे आता है, ये सरफेस इरोजन तो शब्द से ही समझ में आ रहा है कि सरफेस पे जो हो रहा होगा वही होगा। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है, सरफेस इरोजन इंक्लूड्स, अब मैं आपके सामने ऑप्शंस रख रहा हूं। सरफेस इरोजन इंक्लूड्स रेन ड्रॉप इरोजन, सरफेस इरोजन इंक्लूड्स, क्वेश्चन है ये, सरफेस इरोजन इंक्लूड्स रेन ड्रॉप इरोजन, शीट इरोजन, रिल इरोजन, या लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। अब इसमें 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, देखते जाइएगा। नन ऑफ द एबव, या यहां पर लिख लेते हैं गली। जब इन चारों का आप ओरिजिनल फॉर्मेट याद करिए, जब इसके पहले की क्लासेस हुई थी, मैंने आपको बताया रेन ड्रॉप का मतलब कि रेन ड्रॉप आएगी, अपनी काइनेटिक एनर्जी सॉइल के पार्टिकल को देगी और वो पार्टिकल अपनी जगह से उछल के दूसरी जगह चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप के कारण, उसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण होने वाला इरोजन हो गया। शीट इरोजन का मतलब कि ऊपरी सतह पर इरोजन हो रहा है। पहले रेन ड्रॉप हुआ, मिट्टी की सतह उखड़ी, फिर बहुत सारा पानी भर गया और रेन ड्रॉप होती चली गई, पानी बहना चालू किया, ऊपर की सतह भी कट के जाने लगी, दैट इज कॉल्ड शीट इरोजन। और जब शीट इरोजन होते होते अचानक से सरफेस पर पतली पतली नालिकाएं बन गई, पतली पतली चैनल्स बन गए, छोटे छोटे चैनल्स बन गए, उनको रिल इरोजन कहेंगे। और वही रिल जब बड़ी हो जाएगी तो गली कहलाएगी, और गली जब और बड़ी हो जाएगी तो रवाइन कहलाएगी। तो यहाँ पर रिल और गली में क्या होता है कि पतली पतली नालियां यहाँ बड़ी नालियां बन जाती हैं। इसकी वजह से ये सरफेस का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये सरफेस के नीचे से मिट्टी काट रहा है, मतलब सरफेस पर जब बन गया तो सरफेस के नीचे वाली मिट्टियां काट रहा है। तो रिल इरोजन और गली इरोजन सरफेस इरोजन का पार्ट नहीं होते। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा सरफेस इरोजन इंक्लूड्स, शीट इरोजन केवल नहीं होता, आपसे ऑब्जेक्टिव में घुमाने की कोशिश करेगा थिन लेयर इरोजन और सरफेस इरोजन के बीच। थिन लेयर इरोजन को शीट इरोजन कहते हैं, ठीक है। लेकिन सरफेस इरोजन में शीट इरोजन और रेन ड्रॉप इरोजन दोनों आते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, सरफेस इरोजन इंक्लूड्स शीट इरोजन एंड रेन ड्रॉप इरोजन बोथ। तो यहां पर क्या होगा, रेन ड्रॉप एंड शीट इरोजन बोथ आर इंक्लूड्स इन द सरफेस इरोजन। और क्वेश्चन जब भी पूछा गया है, मैक्सिमम लड़कों ने गलत किया है, क्योंकि उनको ये लगता है कि सरफेस इरोजन जो है
वो सतह से हो रहा है और शीट इरोजन भी सतह से होता है, तो देन सरफेस एंड द शीट आर द सेम थिंग, बट दिस इज नॉट, इट इज नॉट। तो होता क्या है कि शीट इरोजन को क्या बोलते हैं, थिन लेयर इरोजन, ऊपर से पतली पतली परतों का निकल जाना शीट इरोजन कहलाता है। और सरफेस इरोजन, रेन ड्रॉप इरोजन और शीट इरोजन दोनों का रूप है, मिलकर बनता है, ठीक है। अब आते हैं लैमिनार इरोजन। लैमिनार इरोजन, ठीक है, इट इज ए फॉर्म ऑफ शीट इरोजन in which thin layer of the soil removed by the surface, ठीक है। लैमिनार इरोजन का मतलब कि मिट्टी की पतली परत, लैमिनार फ्लो भी एक वर्ड है जो कि हमने फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास में बताया था। तो लैमिनार फ्लो में क्या होता है कि पानी को हम ये मानते हैं कि पतली पतली परतों में पानी किसी जगह से बह रहा है, पानी के कहीं पर बहता था, उसको पतली पतली परतों में इमेजिन करते हैं कि पतली पतली परतों में विभक्त है। तो लैमिनार इरोजन जो हमारा होता है, इसमें हम क्या बोलेंगे कि सॉइल जो है, सॉइल की पतली पतली परतें क्या हो रही है, अपनी जगह से कट के दूसरी जगह पर जा रही है, तो इसको लैमिनार इरोजन का नाम दिया गया है। अब इसकी डेफिनेशन में एक वर्ड लिखा हुआ है, लैमिनार इरोजन। लैमिनार इरोजन इट इज ए फॉर्म ऑफ शीट इरोजन, ये फॉर्म ऑफ शीट इरोजन, ये शीट इरोजन की क्या है, एक फॉर्म है, ठीक है, लैमिनार इरोजन। तो कई बार पूछा जाता है कि शीट इरोजन ऑल्सो कॉल्ड, शीट इरोजन को यह भी कहते हैं, शीट इरोजन ऑल्सो कॉल्ड लैमिनार इरोजन, दैट इज द आंसर। अक्सर पूछता है शीट इरोजन ऑल्सो कॉल्ड, अगर ऑप्शन में देते हैं लैमिनार इरोजन, थिन लेयर इरोजन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि थिन लेयर इरोजन भी शीट इरोजन कहलाता है, लैमिनार इरोजन भी शीट इरोजन कहलाता है, और शीट इरोजन ऑल्सो कॉल्ड लैमिनार इरोजन। तो ये दो पॉइंट यहां बनते हैं, इसको आप तैयार रखेंगे। तो लैमिनार इरोजन इज ऑल्सो कॉल्ड शीट इरोजन, ठीक है, तो शीट के रूप में। फिर आते हैं लेयर इरोजन। अब देखिए लेयर और लैमिनार कितना आपस में मिलता जुलता है, पतली पतली लेयर की बात हो रही है, अब लेयर फिर से आ गया, लेयर का मतलब सॉइल की एक लेयर की बात हो रही है। अब वो लेयर अगर बहुत पतली है तो थिन शीट है या लैमिनार है, लेकिन यहाँ पर लेयर की बात करिए। देखिए लेयर की डेफिनेशन में इसका ऑब्जेक्टिव का पॉइंट लिखा हुआ है, तो डेफिनेशन के रूप में आप इसको क्या लिखेंगे, इट रिफर्स टू द टाइप ऑफ इरोजन which normally take place on the tilled land, ठीक है, टिल्ड लैंड। ये इरोजन कहां पर होता है, टिल्ड लैंड में, जहां पर खेत की जुताई हुई, जहां पर खेत की जुताई हुई हो। क्योंकि यहां पर लेयर बन रही है, लेयर का मतलब क्या हो गया कि वो पतली शीट या थिन लेयर से तो मोटा ही होगा, थिन लेयर मतलब पतली लेयर और लेयर का मतलब मोटी लेयर। अब जब हम जुताई करते हैं तो कितनी गहराई तक करते हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर सॉइल की अपर सरफेस को खोद के उखाड़ के पलटना, यही हमारा टिलेज कहलाता है। अगर इस प्रकार से मिट्टी की टिलेज करी गई और टिलेज होने वाली जो लेयर है 25 से 30 सेंटीमीटर लेयर, ये पूरी लेयर ही अगर रिमूव हो जाए किसी कारणवश, तो उसको क्या बोलेंगे, लेयर इरोजन कहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्या, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा रिमूवल ऑफ लेयर फ्रॉम द टिल्ड लैंड, क्या पूछेगा, पॉइंट नोट करिएगा, रिमूवल ऑफ लेयर फ्रॉम द टिल्ड लैंड, जुती हुई भूमि से लेयर का रिमूवल क्या कहलाता है, लेयर इरोजन कहलाता है। और ये किन क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है। तो ये आपका है एरिड रीजन्स, इसमें सूखे क्षेत्रों में, एरिड रीजन्स में ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो बहुत ही जरूरी है एरिड रीजन्स याद रखिएगा कि टिल्ड लैंड एरिड रीजन्स में मिलने वाला इरोजन कौन सा है, लेयर इरोजन है। रिमूवल ऑफ लेयर, रिमूवल ऑफ थिन लेयर जैसे ही बोलेगा, अगर रिमूवल ऑफ थिन लेयर बोल दिया तो शीट इरोजन, रिमूवल ऑफ, ठीक है, शीट इरोजन इज आल्सो कॉल्ड लैमिनार इरोजन। बट अगर रिमूवल ऑफ लेयर केवल कह रहा है तो क्या कहलाएगा, लेयर इरोजन कहलाएगा। फिर आते हैं फरो इरोजन, नाम से समझ में आ रहा है फरो, फरो का मतलब क्या होता है, कोण, कोण का मतलब जहां पर हम लोग कहीं किसी जगह पर वी शेप का अगर खुदाई करते हैं खेत में, उसी को कोण बोला जाता है या फरो बोला जाता है।
तो इस इरोजन में कीवर्ड देखिए क्या होगा, इसमें बोलते हैं वॉशिंग अवे, नोट करते जाइएगा, वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल का पानी के बहाव से क्या हो जाना, वॉश हो जाना या मूव हो जाना। वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल पार्टिकल फ्रॉम फरो सेक्शन, इसे क्या बोलते हैं, फरो इरोजन। अब किसी जगह पर खेत है, वहां पर आपने क्या किया कि जुताई कर करके फरो बनाई हुई है। अब यहाँ पर पानी आया जब, तो इसी के फरो के द्वारा क्या हुआ, जो फरो के अंदर की मिट्टी थी वो कट के बह गई, उसी को फरो इरोजन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो किसमें किसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेयर इरोजन और फरो इरोजन के बीच में, क्योंकि आपको यह भी मालूम है कि जहां पर टिलेज करेंगे वहां पर फरो बनेगी। ठीक है, तो अगर बोलेगा कि सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस इन द टिल्ड लैंड, ठीक है, विच इज कॉल्ड, ऑप्शन में दोनों देगा, लेयर इरोजन एंड फरो इरोजन दोनों देगा। अगर टिल्ड लैंड केवल बोला है तो लेयर इरोजन आंसर होगा, जब तक फरो वर्ड ना लिखे। ठीक है, रिमूवल ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम द टिल्ड फरो, बस फरो वर्ड लिख दिया तो आंसर क्या बनने वाला है, फरो इरोजन बनने वाला है। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेशन क्या बन रही है, रिमूवल ऑफ द सॉइल पार्टिकल फ्रॉम द टिल्ड फरो, ठीक है, या फ्रॉम द फरो इन द फील्ड, जहां पर फरो है या जहां पर कूड़ बना हुआ है। ठीक है, अक्सर आपको मान लीजिए कहीं पर आप वेजिटेबल्स की खेती कर रहे हैं तो आपने ऐसे ऐसे रिज बना लिया और इनके ऊपर आपने फसलें बो दी, लेकिन इस तरफ जो वी आकार का कूड़ बना हुआ है, इसके अंदर जब पानी डालेंगे सिंचाई के लिए तो क्या करेगा, यहाँ की मिट्टी को भी लेकर के आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या कहलाएगा, वो फरो इरोजन कहलाएगा। अब आते हैं पॉलीमॉर्फिक इरोजन। ठीक है, वर्ड है इसका पॉलीमॉर्फिक। मॉर्फी का मतलब होता है तरह तरह के रूप बदलना, पॉली का मतलब बहुत सारे रूप बदलने वाला। अब देखिए इसकी डेफिनेशन कितनी स्पेसिफिक बनेगी, देखिए ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक इरोजन को बैड लैंड इरोजन, बैड लैंड इरोजन इसको बोलेंगे बैड लैंड इरोजन। ये सीधा इसका कीवर्ड है। बैड लैंड का मतलब क्या हुआ, जिस मिट्टी में कहीं पर उतार चढ़ाव उठाई, कहीं पर छोटा सा हम्प बना हुआ है या कहीं पर छोटा सा मिट्टी का टीला इकट्ठा है, उसको क्या बोलेंगे, बैड लैंड बोलेंगे। अब उस जगह पर जब पानी आएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले उठान वाली मिट्टी को कट करेगा और कट करके अपने साथ बहा ले जाएगा। तो पॉलीमॉर्फिक इरोजन का मतलब ऐसी जगह जहां पर उठान वाली मिट्टी, कई जगह पर कहीं गड्ढा, कहीं मिट्टी, कहीं ऊंचा कहीं नीचा ऐसा है, वहां पर जब पानी का बहाव होता है तो क्या होता है कि बड़ी तेजी के साथ वहां की मिट्टी कटती है और कटने के साथ साथ वहां का जो लैंड का रूप है वो बड़ी जल्दी जल्दी बदलता रहता है। इसीलिए वर्ड का नाम पॉलीमॉर्फिक रखा गया। पॉली का मतलब बहुत सारा, जैसे आप लोग पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है, पॉलिटेक्निक का मतलब बहुत सारी ब्रांचेस चलती है वहां पर। ठीक है, उसी तरह से पॉली वर्ड जहां पर भी लगा होगा, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, या आप लोग कहें कि पॉली क्लिनिक हो गया। पॉली क्लिनिक का मतलब जहां कई प्रकार के रोगों का इलाज होता है वो पॉली क्लिनिक कहलाती है। उसी तरह से पॉलीमॉर्फिक का मतलब जहां पर कई रूपों में भूमि आपकी वर्षा के या जल के प्रभाव में बदल रही हो तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिक। तो पॉलीमॉर्फिक वर्ड कहां पर इस्तेमाल होगा, बैड लैंड इरोजन। तो जहां पर भी बैड लैंड है या जहां पर ऐसी इरोजन भूमि है जो उतार चढ़ाव से भरी हुई है उसे बैड लैंड बोलेंगे, और वहां के इरोजन को पॉलीमॉर्फिक इरोजन कहा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट यहां से पकड़िएगा, बैड लैंड वर्ड से। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे। दो शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एक है इंट्रा सॉइल इरोजन, इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड इरोजन भी कहा जाता है इसे। अगला है अंडरग्राउंड इरोजन। अंडरग्राउंड इरोजन दो प्रकार का, एक होता है आपका
टनल इरोजन, टनल इरोजन, और दूसरा आपका है इंट्रा सॉइल इरोजन। टनल इरोजन एंड इंट्रा सॉइल इरोजन, ये दोनों अंडरग्राउंड इरोजन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ सकता है, अंडरग्राउंड इरोजन इंक्लूड्स इंट्रा सॉइल इरोजन एंड टनल इरोजन बोथ। टनल इरोजन इज अ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड इरोजन। ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है। अब यहां पर दो शब्द लिखे हैं, इंट्रा सॉइल एंड टनल इरोजन। अब मैं 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, ठीक है, और आपको ये सोचना है कि इंट्रा सॉइल इरोजन इस शब्द से आप किस तरह से इसकी डेफिनेशन कैच कर सकते हैं, अब टनल इरोजन से किस तरह से इसकी डेफिनेशन आप कैच कर सकते हैं। फिर 1 मिनट के अंदर मैं आता हूं और आप 1 मिनट तक इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सोचिए। इंट्रा सॉइल इरोजन वर्ड, इंट्रा का मतलब क्या होता है कि सॉइल के वॉल्यूम के अंदर ही, मतलब कहीं पर किसी किसी मिट्टी में क्या होता है कि कंकड़ की मात्रा या ग्रेविल की मात्रा ज्यादा होती है। तो पहले नंबर पे तो ये जान लीजिए कि इट अकर्स वेयर ग्रेविल इज मोर, जहां पर ग्रेविल की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा, ग्रेविल की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर इंट्रा सॉइल इरोजन होगा। इंट्रा का मतलब क्या होता है, जैसे इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड, मतलब एक ही यौगिक के अंदर दो मॉलिक्यूल के बीच बनने वाला बॉन्ड। ठीक है, तो इंट्रा सॉइल इरोजन का मतलब कि एक जगह पर सॉइल का कुछ वॉल्यूम रखा हुआ है, इसके अंदर कंकड़ भी है, मिट्टी के कण भी है, कंकड़ भी है, ग्रेविल भी है और मिट्टी के कण भी मौजूद है। अब इस जगह पर अगर पानी बड़ी तेजी के साथ आए तो क्या होगा, पानी के अंदर मिट्टी के कणों को तो उखाड़ के ले जाने की क्षमता बड़ी तेजी से, क्योंकि वो कण छोटे हैं, लेकिन जो बड़े ग्रेवल पार्ट है वो वहीं के वहीं क्या होंगे, रुक जाएंगे। और बड़े ग्रेवल पार्ट जब वहां पर रुक जाएंगे तो क्या कहलाएगा कि मिट्टी इसके अंदर से इरोड हो गई, लेकिन मिट्टी का टोटल वॉल्यूम देखने में उतना ही लग रहा है। तो क्या हुआ, यहां पर मिट्टी इरोजन भी हो गया और इसका वॉल्यूम भी उतना का उतना ही दिख रहा है। तो इस प्रकार के इरोजन क्या बोलेंगे, इंट्रा सॉइल इरोजन कहा जाएगा। इसको इंट्रा सॉइल इरोजन कहेंगे कि सॉइल के अंदर से इरोजन हो गया और देखने में आपको कंकड़ों का समूह ही दिखाई दे रहा है अभी भी। ठीक है, ये ग्रेवल जहां पर ज्यादा होता है उस जगह पर होता है, और ये माइक्रो इरोजन की कैटेगरी में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये किसमें आता है, माइक्रो इरोजन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें जो आपका ग्रेवल पार्ट ज्यादा है तो इसकी वजह से मिट्टी की जो होती है बड़ी कम वॉल्यूम में एक जगह से दूसरी जगह तक कट के जाती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ग्रेवल जहां पर ज्यादा होगा वहां इंट्रा सॉइल इरोजन। फिर आते हैं टनल इरोजन। टनल इरोजन का मतलब कि किसी जगह पर सतह ऊपर से बनी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर अंदर क्या हो गया, मिट्टी कटते कटते टनल बन चुकी है, जहां से मिट्टी कट रही है थोड़ी देर बाद ऊपर की सतह भी धंस जाएगी नीचे, या उसके ऊपर कोई जाएगा तो वो नीचे धंस जाएगी, तो वो टनल इरोजन कहलाता है। इसका कीवर्ड समझते हैं टनल इरोजन का, इसमें कैसे आप इसको समझेंगे।
सब सरफेस इरोजन बाय टनल और गली टनल। गली इरोजन आपने पढ़ा, लेकिन यहां पर क्या है, गली टनल बन रही है, मतलब टनल तो बन रही है लेकिन वो सतह के नीचे बन रही है। तो अगर कहीं पर सब सरफेस इरोजन हो रहा हो, मतलब ऊपर की सतह तो ऐसी ही दिख रही है लेकिन अंदर अंदर मिट्टी कट रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, सब सरफेस इरोजन। और सब सरफेस इरोजन जो है, इसको ये कैसे होगा, टनल के द्वारा। अंदर ही अंदर क्या बन गई, ये सुरंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, जैसे चूहे का बिल, ठीक है, उस तरीके का बन गया है। उसके अंदर से मिट्टी कटती चली जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, टनल इरोजन कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपसे क्या बोला जाता है, अक्सर ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, सब सरफेस इरोजन इज आल्सो कॉल्ड टनल इरोजन। ओके, तो यहाँ पर इरोजन के दो प्रकार से जो अंडरग्राउंड इरोजन की कैटेगरी में आते हैं, दोनों के कीवर्ड मैंने आपको बताए और एज इट इज आप इसको नोट डाउन करेंगे। सब सरफेस इरोजन बाय द टनल और गली टनल इज कॉल्ड टनल इरोजन। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, सब सरफेस इरोजन इज आल्सो कॉल्ड टनल इरोजन। जो ये वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। और ये क्लासरूम मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन स्टडी को ऑफलाइन के बराबर इफेक्टिव बनाने का मेथड क्या है कि जिस वक्त वीडियो आप देख रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, मोबाइल अपने से 3 फीट दूरी पर और 45 डिग्री के एंगल पर नीचे की तरफ रखेंगे और बगल में 150 रुपए का एक ब्लूटूथ स्पीकर लगाएंगे, जो आप मेरे बोलने के साथ साथ स्पीकर भी बोल रहा होगा, और जो भी चीज आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर पढ़ते वक्त उसे आप नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद उसको बाद में रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे कि क्लास में क्या बताया गया था, ये चीज जो मैंने लिखी है उससे मैं अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग, यू आर कनेक्टिंग योरसेल्फ विद द टेक्निकल डेफिनेशंस एंड द सिलेबस एंड व्हाटएवर आई एम टीचिंग इज नॉट। If you are connecting yourself, that means you are running very well, you are going very well, you will get tremendous marks in the examination also. अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट गली की इरोजन के बारे में, ठीक है। अब इरोजन की कुछ और डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो भी है। तो इसमें बोलते हैं, अगली डेफिनेशन आती है कंपनसेटिंग इरोजन। कंपनसेटिंग का मतलब क्या हो गया कि जितना मिट्टी कटी, मतलब जितनी माइनस हुई उतनी ही प्लस हो गई, तो क्या हो गया, फाइनल 0 हो गया। मतलब सॉइल लॉस एंड सॉइल फॉर्मेशन, कहीं पर किसी जगह पर आपको मालूम है कि सॉइल फॉर्मेशन बहुत सालों का प्रोसेस है, लेकिन अगर किसी जगह पर ऐसा हो रहा हो कि सॉइल का लॉस और सॉइल का फॉर्मेशन दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, इफ सॉइल लॉस इक्वल टू सॉइल फॉर्मेशन, तो इस प्रकार के इरोजन को क्या बोलेंगे, कंपनसेटिंग इरोजन कहा जाएगा। तो कंपनसेटिंग इरोजन ये क्या कहलाएगा, सॉइल लॉस और सॉइल फॉर्मेशन दोनों जब बराबर हो जाए तो कंपनसेटिंग इरोजन इसको कहेंगे। अब कंपनसेटिंग इरोजन के बाद आते हैं अगली प्रकार की डेफिनेशन इरोजन की, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये इरोजन की डेफिनेशन कहलाती है परमिसिबल इरोजन। परमिसिबल का मतलब, परमिशन का मतलब क्या होता है, आज्ञा, ठीक है, ऐसा इरोजन जिसकी आप आज्ञा देते हैं, भैया इतना हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, देखिए परमिसिबल इरोजन। परमिसिबल इरोजन, परमिसिबल इरोजन का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है, उनका नाम नोट करेंगे आप लोग। इनका नाम है स्मिथ एंड स्टैमी, ठीक है, स्मिथ एंड स्टैमी, स्मिथ एंड स्टैमी। ये दो साइंटिस्ट हैं, 1964 में इन्होंने इसका डेफिनेशन दिया था परमिसिबल इरोजन का, कि कितने इरोजन को आप लोग परमिसिबल कर सकते हैं। परमिसिबल इरोजन के अनुसार इन्होंने इरोजन के अलग पॉइंट ऑफ व्यू को डेवलप किया। अब वो क्या क्या है उनको आप लोग जानते हैं। पहले नंबर पे आता है, पहले नंबर पे है हार्मफुल इरोजन, दूसरे नंबर पे है इनके द्वारा कैटेगरी वीक इरोजन,
तीसरे नंबर पे है मीडियम इरोजन, चौथे नंबर पे है सीरियस इरोजन, पांचवें नंबर पे है सीवर इरोजन, फिर लास्ट है कैटेस्ट्रॉफिक इरोजन, कैटेस्ट्रॉफिक इरोजन। ये कैटेगरी आपकी स्मिथ एंड स्टैनी ने बनाई थी। अब इन कैटेगरी में आपको किसी इरोजन को कब हार्मफुल मानना है, कब वीक मानना है, कब मीडियम मानना है, कब सीरियस मानना है, कब सीवर मानना है, कब कैटास्ट्रॉफिक मानना है, इसको लेकर उन्होंने मानक डेवलप किए हैं। मानक डेवलप करने के बाद ही आप कैटेगराइज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मानक डेवलप होते हैं एग्रीकल्चर, मैंने आपको बताया था कि कृषि में आपके पास एक बड़ी खास बात है कि कृषि में सारी वैकेंसीज आपकी स्टेट के द्वारा आती है। क्यों आती है? क्योंकि कृषि एक स्टेट सब्जेक्ट है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके पहले क्लास में शायद सेकंड या थर्ड सॉइल इरोजन की क्लास में बताया था कि कृषि एक स्टेट सब्जेक्ट है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की लिस्ट है, ठीक है, 3 तरीके की लिस्ट दी हुई है जो आपकी दी हुई है TEARSTSOF 7th शेड्यूल में, ठीक है। 7th शेड्यूल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें आपकी 3 लिस्ट दी हुई है। पहली लिस्ट है स्टेट लिस्ट, सॉरी पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट, थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें स्टेट लिस्ट में मतलब कि राज्य किन चीजों को इंश्योर करेगा, कोई भी राज्य किन चीजों के ऊपर पॉलिसीज बनाएगा या इंश्योर करेगा, इसको हम लोग स्टेट लिस्ट की कैटेगरी में डालते हैं। एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है जो हर एक स्टेट बाय स्टेट क्या करती है, डिफर करती है। तो स्टेट बाय स्टेट वेरी करने की वजह से इसको हम लोग किसकी कैटेगरी में डालते हैं, स्टेट की कैटेगरी में या राज्य की कैटेगरी में डालते हैं। तो कोई डेफिनेशन अगर कहीं डेवलप होती है, जरूरी नहीं कि वो आपके राज्य पर लागू हो रही हो या आपके राज्य में इरोजन की वही डेफिनेशन गवर्नमेंट लेके चल रही है, लेकिन क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि आपको ये बात पता है कि नहीं। क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट किया होगा स्मिथ एंड स्टैनी ने, जाहिर सी बात है ये इंडियन एक्सपेरिमेंट नहीं है, दैट इज अमेरिकन एक्सपेरिमेंट, अमेरिका में हुआ होगा। बट फिर भी इनके अनुसार जो कैटेगरी बनी है इनका इस्तेमाल हम लोग अपने यहाँ के सॉइल इरोजन प्रॉब्लम में करते हैं। क्योंकि इसलिए ताकि हमको इसके द्वारा जो मेजरमेंट उन लोगों ने वहां पर लिए होंगे उतनी मात्रा में सॉइल के इरोजन होने पर वही मेजरमेंट हम लोग भी यहाँ पर लेंगे। तो आइए इन के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो 6 प्रकार के इरोजन कैटेगरीज बनाई गई हैं इनमें अमाउंट कैसे डिसाइड किया गया है और कैसे कैसे इसमें अमाउंट बनता है। बस आधा मिनट का समय और आगे बढ़ाते हैं। देखिए हार्मफुल इरोजन, इसके पहले मैंने आपको कंपनसेटिंग इरोजन बताया था। हार्मफुल इरोजन तब कहलाएगा जब सॉइल लॉस इज ग्रेटर देन सॉइल फॉर्मेशन। अगर सॉइल का लॉस सॉइल के फॉर्मेशन से ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, हार्मफुल इरोजन कहलाएगा, हार्मफुल इरोजन कहलाएगा। अब आते हैं वीक इरोजन की कैटेगरी में। वीक इरोजन जो है वीक इरोजन आपका है 0.05 से 0.5 mm सॉयल लेयर अगर कहीं पर
वाटर के द्वारा रिमूव हो जा रही है तो वो वीक इरोजन है, बहुत थोड़ा इरोजन है। ये हो गया उस मिट्टी की लेयर की गहराई के अनुसार। अगर हम यहाँ पर बात करें कि कितने मीटर क्यूब के अनुसार बात करें तो 0.5 से 5 मीटर क्यूब प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। 0.5 से 5 मीटर क्यूब एक हेक्टेयर में अगर मिट्टी कट जा रही है तो वो क्या आएगा? वीक इरोजन की कैटेगरी में आएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट मीडियम वाले में। मीडियम में कहीं पर अगर 0.5 mm से 1.5 mm सॉइल लेयर क्या हो जा रही हो, अपनी जगह से कट जा रही हो, तो वो मीडियम इरोजन कहलाएगा, वो मीडियम इरोजन की कैटेगरी में आएगा। और अगर वॉल्यूम के टर्म में बोले कि कितना मिट्टी का आयतन एक हेक्टेयर में कट रहा है, तो उसमें आपका आएगा 5 से 15। 5 से 15, 5 to 15। यहाँ 0.5 से 5 था, यहाँ 5 से 15 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर। आगे ईयर लगा लीजिएगा, यहाँ भी ईयर लगा लीजिएगा, मतलब एक साल में। ठीक है, लेयर का वैल्यू बता दिया गया 0.05 से 0.5 mm अगर सॉइल की लेयर एक साल में अपनी जगह से कट जाती है, एक साल में, तो वो क्या कहलाती है? पर ईयर है वर्ड, यहाँ पर भी क्या है? ईयर है। ठीक है, 0.05 से 0.5 mm सॉइल लेयर अगर एक साल में कट जाती है तो वो क्या कहलाता है? वीक। 0.5 से 1.5 सॉइल लेयर अगर एक साल में अपनी जगह से कट जाती है तो वो मीडियम। और 5 से 15 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर अगर सॉइल अपनी जगह से उखड़ के एक जगह दूसरी जगह तक चली गई तो वो क्या कहलाएगा? मीडियम इरोजन की कैटेगरी में आएगा। फिर आते हैं सीरियस इरोजन। यहां से हम लोग इसको सीरियस लेना चालू करेंगे, मतलब 1.5 mm से 5 mm, 1.5 से 5 mm सॉइल की लेयर अगर एक साल में अपनी जगह से कट गई, या आयतन के रूप में बोले तो 15 से 50 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर ईयर। एक साल में एक हेक्टेयर से 15 से 50 मीटर क्यूब सॉइल अपनी जगह से हट गई तो वो क्या कहलाएगा? सीरियस इरोजन की कैटेगरी में आएगा। वैसे मेजरमेंट हमको ऐसा लेना चाहिए कि मीडियम इरोजन भी कहीं पर ना होने पाए। तो मीडियम इरोजन की कैटेगरी हो गई, ये हो गई आपकी सीरियस इरोजन की कैटेगरी। फिर आते हैं सीवर्ग। सीवर्ग का मतलब खतरनाक, खतरनाक। तो ये खतरनाक कौन सी हो जाएगी? 5 mm से 20 mm अगर सॉइल की लेयर, 5 mm to 20 mm सॉइल लेयर। अब जब 5 mm से 20 mm सॉइल लेयर एक साल में अपनी जगह से मूव हो जा रही है तो सीवर इरोजन की कैटेगरी में आएगा। अब यहां पर कितना आयतन आपका मूव हो जाएगा अपनी जगह से? अगर उस आयतन की बात करेंगे तो वो आयतन 50 मीटर क्यूब से आपका 20 mm है, 50 मीटर क्यूब से 200 मीटर क्यूब के बीच होगा। तो अगर कहीं पर 5 mm से 20 mm तक के बीच की मिट्टी सॉइल की लेयर अपनी जगह से मूव कर जा रही है एक साल के अंदर, तो वो कहलाएगा सीवर इरोजन। या 50 मीटर क्यूब से 200 मीटर क्यूब सॉइल एक हेक्टेयर खेत से एक जगह से दूसरी जगह तक चली जा रही है तो वो क्या कहलाएगा? मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर ईयर। यूनिट बड़ी खास है, क्या लिखा हुआ है? मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर ईयर। इसका मतलब क्या हो गया कि एक हेक्टेयर में कितने मीटर क्यूब एक साल में मिट्टी अपनी जगह से रिमूव हो जाती है। फिर आते हैं कैटास्ट्रॉफिक इरोजन। कैटास्ट्रॉफिक इरोजन, वर्ड लिखा है कैटास्ट्रॉफी। ठीक है, कैटास्ट्रॉफिक इरोजन। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब जो सॉयल को क्या कर दे? डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, सॉयल टॉप को जो डिस्ट्रॉय कर दे, दैट इरोजन विच डिस्ट्रॉय द सॉयल टॉप
इंटायर सॉइल ड्रॉप, जो इंटायर सॉइल ड्रॉप को क्या कर दे, सॉइल टॉप को क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रोफिक इरोजन. एंड दैट कैटास्ट्रोफिक इरोजन, हाउ मच amount is decided for that? Amount is decided 2000 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर ईयर. एक साल में अगर 2000 मीटर क्यूब से ज्यादा एक हेक्टेयर भूमि से मिट्टी कट जा रही है तो 2000 मतलब 200 मीटर क्यूब से 2000 मीटर के बीच में, तो वो कैटास्ट्रोफिक इरोजन कहलाएगा. ठीक है, और ये सीवर कैटेगरी की हाईएस्ट पॉइंट है. और कैटास्ट्रोफिक इरोजन कहीं पर हो गया तो उस जगह पर वापस सॉइल फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे. वो जगह कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी. ठीक है, हालांकि अभी सॉइल को दोबारा फॉर्म करने के लिए इजराइल जैसे कुछ देशों ने कुछ नए प्रकार के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस डेवलप किए हैं, जहां पर आप रेतीली या खराब भूमि में कुछ फसलों को लगाएंगे तो सॉइल दोबारा से अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने लगेगी, अपने न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को बढ़ाने लगेगी. लेकिन वो चीज इंडिया में अभी नहीं हो पा रही है क्योंकि एग्रीकल्चरल कंडीशंस जलवायु पर डिपेंड करती हैं और इंडिया के पास बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ द जलवायु है. ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून एंड विंध्य का इलाका, विंध्य के नीचे गोदावरी नदी का इलाका, इधर का डेल्टा उधर का डेल्टा, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से एक प्रकार की चीज यहाँ नहीं हो सकती. लेकिन हाँ, कुछ कंट्रीज ने किया है, हम अपने यहाँ भी करने की कोशिश में उसको लगे हुए हैं. अगेन यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि इन दो इंसानों ने, स्मिथ एंड स्टैनी ने, किस तरीके से हार्मफुल, वीक, मीडियम, सीरियस, सीवर एंड कैटास्ट्रोफिक नाम से कैटेगरी बनाई. कितनी कितनी सॉइल की मोटी लेयर के कट जाने पर वो किस कैटेगरी में आएगा, इस कैटेगरी को निर्धारित किया. और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सॉइल लॉस एस्टिमेशन मॉडल्स के बारे में होगा, जिसमें हम ये बताएंगे कि सॉइल लॉस किसी जगह पर कितना हो रहा है, इसको निकालने का तरीका क्या है, हम कैसे डिसाइड करें कि ये जो लिखा हुआ है ना, मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर ईयर, एक साल में एक हेक्टेयर में इतने मीटर क्यूब मिट्टी कट गई, ये एस्टिमेशन कैसे हुआ है ना, ये एस्टिमेशन कैसे हुआ, कैसे पता लगा, इस चीज को पता लगाने के जो फॉर्मूले हैं उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे. तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी. मैक्सिमम पॉइंट्स जो मैंने इसमें बताए हैं, इसके पहले जो पॉइंट्स बताए हैं, साथ ही साथ क्लास की उसको आप नोट करते चलेंगे एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, कि आप क्लास में जब बैठते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठते हैं. केवल इस वीडियो को देखना आपका पर्पस नहीं है, इससे नोट्स बनाना, उस नोट्स को पढ़कर चीजें रिकॉल करना, समझना और साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ते रहना आपका पर्पस होना चाहिए. अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय एंड शब्बा खैर.